एक और बड़ा गंभीर मुद्दा था और काफ़ी इस पर चर्चाएं हुई और सियासत भी खूब गरमाई। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ हिसार में जो हुआ था सीआईए इंचार्ज पवन कुमार का मुद्दा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं इस पे लंबी चौड़ी टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन है। अगर आप ये कहते हो मैं इतने सब चलो रहे हैं, बड़े पद पे रहे हैं। देखो जी, पहली बात 2 चीजें देखने वाली है। उस पुलिस वाले ने उस वीडियो के अंदर जी हमें दिखता है साफ। पहली बात, वेपन नहीं था। कहाँ था मैम? दिख ही नहीं रहा। आगे पीछे सारे एंगल दिखते हैं। उस पुलिस वाले ने उनके स्टाफ को बोला, जरूर बोला होगा, ठीक है, पवन ने को बोला होगा, जरूर कोई होगी गर्मा गर्मी। लेकिन जैसे ही दुष्यंत उतर के आया, उसने दुष्यंत को कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी चला दी। दुष्यंत बल्कि जाके उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ा, है ना। और फिर भी अगर आप वो वीडियो देखो ना, 1 सेकंड के लिए आपको दिखेगा कि जैसे वो गाड़ी पे चढ़ते वो गाड़ी की फिर ब्रेक मारते और फिर वो उतरते और फिर वो गाड़ी आगे ले जाते हैं। अगर उसके मन में कोई द्वेष होता दुष्यंत के प्रति, तो भाई तेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ा तो तेनों तो गाड़ी खींचनी है, तो बाद में कह देगा हादसा हुआ है। आप ये देखो ना, जैसे ही उसने दुष्यंत को देखा, वो क्योंकि वो मुलाजिम है, वो समझता है कि भाई डिप्टी है, उसने कहीं ना कहीं कदर करी, वो चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ गया अपनी और चले गया। मामला गर्म होने से कहीं ना कहीं उसने ठंडक बरती। धक्का किसको पड़ा? धक्का उन्हीं के मुलाजिम को पड़ा जो पीछे रह गया। तीसरी चीज, यार आपके स्टाफ को जाना चाहिए था। पहली बात, आपको जाना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई ऐसी बात होती है तो हर पॉलिटिशियन को, जिसको भी सिक्योरिटी मिलती है, उसको एक बकायदा पीएसओ मिलता है, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। अगर कोई ऐसी कोई चीज होती है तो वो आगे जाके बात करता है। आप क्यों जा रहे हो? है ना भाई। आपको अगर वही बात है, अगर आप एक सिंपल सी चीज है। तो ये 2 मेरी ऑब्जर्वेशन है कि पहली बात तो उसको गाड़ी से ही नहीं उतरना चाहिए था, और दूसरी बात है, सच्चाई ये है कि पवन ने इसको कुछ नहीं कहा। ये सच्चाई है इसके अंदर। बाकी इसकी तहकीकात हो या जो भी हो, देखिए जी, ये कानूनी मामला है। इसके अंदर जो भी कानून फैसला लेता है, लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हम अगर वीसी से बात करने भी गए तो वहां पर 2 गमले टूट गए, हमारे ऊपर ऐसे ऐसे एफआईआर में धाराएं नहीं, जोड़ झूठी दी। बात है। इनकी वीडियो देखी है हमने। इन्होंने क्या कहते हैं, जिस हॉल में थे उस हॉल की कुर्सियां तोड़ दी। वो तो कुरुक्षेत्र वाला मामला है। तो बात तो वही आ जाती है, उसकी भी तो एफआईआर हुई थी इन पे, ठीक है। और वीसी वाले के अंदर भी आप एक चीज देखो ना, कि अगर गमला भी टूटता है, कोई भी चीज होती है भाई, हमने आज तक पता नहीं कितने प्रदर्शन करे हैं लोकदल ने। ये भी लोग किसी समय लोकदल का हिस्सा होते थे, जब इनसो भी लोकदल का एक हिस्सा होती थी। हमने कई प्रदर्शन करे हैं, इससे पता नहीं कितने बड़े बड़े करे हैं। हम जंतर मंतर तक गए हैं, पार्लियामेंट तक गए हैं, सीएम हाउस का घेराव करे, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं गए हैं। कभी ऐसी तोड़फोड़ सुनने को मिली? पब्लिक का नुकसान क्यों कर रहे हो? गमला भी तोड़ रहे हो तो क्यों तोड़ रहे हो भाई? गमले पे क्या गुस्सा निकाल लोगे अपना? किसी कुर्सी पे अपना गुस्सा क्या निकाल लोगे? आपका गुस्सा वीसी पर है। वीसी का घर घेर लिया आपने, बैठ जाओ, बैठ जाओ। रात बेरात, सुबह शाम कभी तो बाहर आएगा, या सारी उम्र अंदर बैठा रहेगा? जिन लोगों में ताकत नहीं होती ना, वो लंबा नहीं बैठ सकते। जिन लोगों में ताकत उतनी वो बैठ जाते हैं। किसान बैठे थे 1.25 साल तक वहां पर, न्याय ना न्याय, सही तरीके से ले, किसी से नहीं लड़े, किसी को तंग नहीं करा, किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, किसी को गालियां नहीं दी। हाँ, गालियां दी तो सरकार को दी, किसी को परेशान नहीं करा और कहीं पर्सनल प्रॉपर्टी का डैमेज नहीं करा। ये बहुत बड़ी बात है। जो महापंचायत उसके बाद बुलाई, उसमें लोगों का समर्थन आपको लगा मिला कि नहीं मिला? किसान आंदोलन वाला असर अभी भी दिख रहा है जेजेपी पर? आप एक चीज देखो, सबसे पहली ये बात तो ये देखो कि अब क्यों नहीं उठा रहे उस मुद्दे को? 5 दिन की तुमने मोहलत दी थी, तो बीत गए 5 दिन, क्या कर रहे हो? आज इधर धरना हुआ था, कल ये गए थे उसके ऊपर, वहां पर जैसे ही लाठियां चलनी शुरू हुई, सबसे पहले इनका नेता भागा वहां से। क्या ये अपने वर्करों को छोड़ के वहां भागे के इनको अरेस्ट कर लो? इनके बकायदा वर्करों को तो पुलिस ने पकड़ पकड़ के अरेस्ट करा उसके बाद। अरे इनका नेता वहां से जा चुका था। ये अपने वर्कर के लिए नहीं खड़े हो सकते, किसके लिए खड़े होंगे? अगर आपने 5 दिन की मोहलत दी थी, बीत के 5 दिन, क्या 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, बीत गए, करो क्या कर सकते हो, दिखाओ अपनी ताकत। अपने कार्यकर्ता के लिए तो खड़े हो जाओ। अगर नहीं होते तो फिर मैं इनको कहीं ना कहीं कमजोर नेता मानता हूं। अब ख़त्म करते हैं बातचीत को, लेकिन 1-2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग INLD
क्या भविष्य है और कैसे आप आईएनएलडी को और मजबूत करें कि 2 से कम दहाई का आंकड़ा तो पहुंचे? एक उम्मीद तो होती है कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी कि हम कुछ करेंगे। और खासकर मेरा सवाल कि आप अपनी बेल्ट में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते, वहाँ अपनी जड़ें मजबूत क्यों नहीं कर पाए अभी तक? देखिए जी, हमारी जड़ें तो हर जिले के अंदर, हर हल्के के अंदर मजबूत है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि अपने गढ़ को तो बचा ले। गढ़ मीन्स सिरसा जो आपकी बेल्ट है पर्टिकुलर, वहां पर ये लोग क्यों जींद भिवानी यहाँ कर बैठ जाते हैं हिसार, इनसे उम्मीदें क्यों लगाते हैं इस जगहों से? देखिए जी, सबसे पहली बात वही बात है, ये विरोधी कहते हैं प्रजातंत्र है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ चुनाव लड़ने के लिए, और जननायक चौधरी देवीलाल तो सब जगह गए हैं। भाई ये कौन सा कहने का मतलब हुआ कि मैं सिर्फ इधर लड़ सकता हूँ, मैं इधर नहीं जा सकता? क्यों? इधर अगर कोई मेरे को कहे, और वोट कौन करती है? जनता ही करती है ना। तो अगर इधर मेरे को जनता बुला रही है और वोट कर रही है, मैं क्यों ना जाऊँ? देखिए जी, जहाँ तक इस बात का सवाल होता है, गढ़ की बात होती है, तो एमएलए का गढ़ होता है, नेताओं का गढ़ नहीं होता। नेताओं के लोग होते हैं, वो लोगों के बीच में रहते हैं, चाहे वो कहीं रहे, वो लड़ाई को लड़ते हैं। महात्मा गांधी गुजरात के थे, सबसे पहला आंदोलन कहाँ करा? बिहार जाके इंडिगो फार्मर्स के लिए। उससे पहले साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वो कहते थे यार गरीब कहीं पर भी उसको अगर तंग हो रहा है तो मेरे को पीड़ा होती है, मैं उसके लिए लड़ूंगा। तो ये जो लोग कहते हैं ना अपना गढ़, मैं ये कहता हूँ कि तुम जाओ अपना गढ़ देखो, ठीक है? तुम्हारे होते हैं इलाके, शेरों का इलाका नहीं होता, हम जहाँ मन करेंगे जाएंगे। अरे शेर से याद आ गया, एक और बब्बर शेर थे थोड़े दिनों पहले, कहते पिंजरे में रह सकते हो, हाथ नहीं लगा सकते। लंबी बातचीत हो गई है। कुलदीप बिश्नोई समझ ही गए होंगे। मैं बब्बर शेर जी को एक चीज़ कहूँगा, मैं उनसे 2-3 बार मिला हूँ। देखिए जी, राजनीतिक तौर पर हमारे परिवारों की कभी बनी नहीं, लेकिन भजन लाल जी अब स्वर्गीय हैं और इस देश के कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है? उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना जो आज हमारे बीच नहीं है, ये गलत है। जब अगर वो जीवित होते ना, आपको जो बोलना है बोलो, आप कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में जो बोलना है बोलो, लेकिन जब वो आप लोगों को इतनी तकलीफ, वर्कर्स को इतनी तकलीफ, उनको तो है ही नहीं, वो करे माफ कर दिया बस, अब लग जाओ संगठन को मजबूत करने में। लग गए अपने संगठन को मजबूत करने में। लेकिन आपके आईटी सेल ने बहुत चक दिया था ये पूरा मामला कि अगर एक शेर इधर से अभय सिंह चौटाला, उधर से बब्बर शेर जो पिंजरे में है, अगर वो मिल जाए तो पता नहीं क्या पलट देंगे प्रदेश की राजनीति में। देखिए जी, इसमें वही बात है, ये बेसिकली क्या होता है, हमारा आईटी सेल भी क्या, ये वही बात है, कोई भी उम्मीद लगा के कोई भी इस चीज को कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि यहाँ से भी लगी थी उम्मीद? देखिए यहाँ से कोई उस तरह से कोई हमारी कोई चर्चा नहीं। हाँ, ये सच्चाई, देखो मेरे को भी पीड़ा हुई है सुन के, इसमें कोई शक की बात नहीं। जैसे कि मैंने कहा, वो आज हमारे बीच होते, आपको जो कहना कह देते भाई, ठीक है, जो कहना कह देते, जो आज आपके बीच है ही नहीं। और आप ये देखिए ना, आपका क्या ओहदा है जिस आदमी के बारे में, वो कितनी बार सीएम रह चुके हैं, आपका ओहदा क्या है जो आप ऐसी बात करें उनके बारे में? आप जाओ उस ओहदे तक पहुंचो, फिर आपको समझ लगेगी कि भाई उस ओहदे तक पहुंचना भी क्या चीज़ होती है, ठीक है? जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मेरे ख्याल से यही वही बात है ना, ये क्या है, ये अपने संगठन का एक रिफ्लेक्शन है। इनका संगठन की जब ऐसी सोच है तभी ये ऐसी चीज़ है। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले को, जब सवाल तो रेखा जी से करना चाहिए था, क्या कहते हैं, मैं कुलदीप बिश्नोई को नोटिस भेजूंगा। ये तो नहीं, कुलदीप बिश्नोई ने फिर औकात दिखाई ना। हाँ। कि आपकी औकात क्या है। वो है ना, और लोगों को इसमें बीच में पढ़ना पड़ा। नहीं तो इनका खुद का संगठन ही तो, जिनके संगठन का अध्यक्ष ही तो कुलदीप जी को करना चाह रहा था। मैंने शुरू में आपको क्या बात बोली कि जिसकी भी अपनी खुद की थोड़ी सी भी पहचान होती है, बीजेपी पे टारगेट नंबर 1 कुलदीप, वो टारगेट नंबर 1 होता है। ऐसे ही वीरेंद्र सिंह जी थे, वो आगे वापस छोड़ दी उन्होंने बीजेपी, वो अपना संघर्ष कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ठीक है? कुलदीप जी उसमें रह गए। आप ही नहीं तो देखो, जो भी बीजेपी में गया है, जो भी नेता खुद के वजूद वाला गया है, उसको इन्होंने खत्म ही करा है। उसको कभी, चाहे वो कितनी मेहनत कर ले, उसको आगे नहीं आने दिया। ऐसा लगता है आप लोगों को? दिखता है। और सद्भाव यात्रा से कुछ बदलेगा? ब्रजेंद्र सिंह, सद्भाव हो रहा है कांग्रेस में प्रदेश में, या दुर्भाव ज्यादा लगा आप लोग जिस तरह से ये पूरा मसला चल रहा है सद्भाव यात्रा का? जितना सपोर्ट कांग्रेस को इस चुनाव में मिला था ना, उतना मेरे को नहीं लगता कि इन कई सालों में मैंने कांग्रेस को कभी सपोर्ट मिलते हुए देखा। लोग तो बात कर रहे थे ना 60-60 सीटों की और ये सब, और फिर भी कमी कहाँ रहेगी भी इनके संगठन की, और की ये अपनी कमी से खत्म हो गए। तो सद्भाव यात्रा भी ग्रास रूट पे चला रहे हैं, लेकिन कमी तो इनके संगठन में है। संगठन में तो ना तो फर्क पड़ा ना फर्क पड़ा, तो फर्क क्या पड़ा? संगठन तो जो चला रहा है वही नाश कर रहा है। आप एक चीज देखो, क्या कहते थे ये लोग, ये पर्ची की और खर्ची की बात करते थे, ठीक है? और यही लोग चुनाव में खुल के कहने लगे भी हम पर्ची लेंगे, पर्ची लेंगे, पर्ची लेंगे। अरे हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे, चौटाला साहब के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया, ठीक है? 3200
6 बच्चे जो लगाए थे, कहते कि जी इन्होंने पर्ची ली, उसका कभी सबूत नहीं आया, कोई पैसे की लेन देन का कभी कोई सबूत 10 साल नहीं की आया। सजा हुई और कैप्टन 10 साल- अभिमन्यु ने भी कहा कि अगर उनको सजा दिला सकते हैं ये पर्ची की बात करने वाले लोग, तो फिर इनके खिलाफ अगर उनकी वजह से चौटाला साहब को तो जो सजा दी वो षड्यंत्र था, क्योंकि उसमें तो कभी पैसे का भी लेन देन साबित नहीं हुआ। यहाँ तो ये लोग खुले मंच से इन्होंने बोला है भाई हम पर्ची लेंगे, और खुले मंच से क्या, विधानसभा के अंदर विधायकों ने तक ये बात बताई है, इनकी पार्टी के विधायकों ने तक आती ये बात बताई है कि भाई इनके संगठन के लोग जो है जो पर्ची लेते थे। मैं आपको एक चीज बताऊं, विधानसभा का सेशन चल रहा था, बीबी बत्रा जी खड़े हुए और उन्होंने बताया मैं एचपीएससी का मेंबर था, और फिर उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया कि आपने हमारे लोग लगाने, और मैं रोने लग गया, मेरे आंसू निकल गए। तो जी दबाव, बिना आंसू निकले भी कैप्टन अजय यादव कहते हैं कि लगते थे हमारे मुख्यमंत्री के इतने लगते थे, हमारे इतने लगते थे। बत्रा जी कह रहे थे ना, एक पीड़ा थी बड़ी कि मैं उस समय एचपीएससी का मेंबर था, मेरे पे दबाव डाला गया, ठीक है, कि भी ऐसे लड़के लगो। तो दबाव किसने डाला? मैंने थोड़ी डाला, चौटाला साहब ने थोड़ी डाला, तुम्हारी पार्टी नहीं तो डाले तुम पर दबाव, तो यू आर इन द रॉन्ग पार्टी। कैप्टन अजय यादव ने पता नहीं कितने लोगों ने खुल करके बताइए, इनके मैम कोटे होते थे, फलाने नेता के इतना कोटा है, फलाने नेता का इतना कोटा है, फलाने नेता का इतना कोटा है, फलाने नेता का इतना कोटा है। ये तो कोटों से करते थे अपने काम। ये क्या समाज में तो सुधार उस पर्ची से नौकरी देना ठीक है, लेकिन अगर ओम प्रकाश चौटाला देते हैं तो वो सजा गलत है। वो तो जी सबको पता है, एक साजिश थी। ये चाहते थे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल जाएं, उनके संगठन में कोई दिक्कत आए, ताकि भाई तुम दोबारा सत्ता में आ जाओ। उसमें कामयाब भी तो हुए, फिर कामयाब हुई जी। तो लोग गलत षड्यंत्र कर, दुनिया में बहुत लोगों ने बहुत गलत षड्यंत्र करे, कामयाब हुए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सही इंसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ता। हम तब भी लड़ रहे थे, हम आज भी लड़ रहे हैं। और अब तो एक और पार्टी की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, कॉकरोच जनता पार्टी। अब देखते हैं ये मूवमेंट कहाँ तक चलेगा, बबल है या फिर इसका कुछ होगा। ये तो एक लड़ाई है, ये तो लंबी लड़ाई है, इसको लड़ेंगे। भले ये प्लेटफॉर्म ना रहे, लेकिन कुछ सवाल तो छोड़ दिए हैं लोगों। ये प्लेटफॉर्म ना भी रहे, पर ये विचार तो आ चुका है लोगों के मन में। ये विचारधारा जीगी, ये विचारधारा ही कॉकरोच बन के आगे बढ़ेगी।